अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। क्या हाल है बेटे, कैसे हैं आप लोग? लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था बेटे? हमने पढ़ लिया था ट्रांसपिरेशन पढ़ी थी, और फिर मैंने आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और जो है इवेंट्स ड्यूरिंग डे एंड इवेंट्स ड्यूरिंग इवनिंग जो है हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 140। टॉपिक आपका है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। वो कौन से फैक्टर हैं जो कि ट्रांसपिरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर हम स्टडी करेंगे। Transpiration is affected by several factors, for example, temperature, wind, humidity, and surface area and distribution of stomata. Number 1, temperature. Increase in temperature result an increase in the rate of transpiration due to the fact that at high temperature water evaporates more quickly. Number 2, wind. Wind speed up transpiration by carrying away humid air surrounding the leaves, allowing for more water to evaporate. Humidity. The higher the humidity, the percentage of water vapor in the atmosphere, the lower is the rate of transpiration. Surface area and distribution of stomata. Leaf with more surface area transpire more than the leaf with narrow blades. In most plants, the number of stomata on the lower leaf surface is greater than on the upper surface. Therefore, the rate of transpiration from lower surface is greater than from the upper surface. मैंने जो टॉपिक रीड आउट अभी किया बेटे, वो क्या था? वो थे फैक्टर, वो फैक्टर जो कि ट्रांसपिरेशन के रेट को बेटे इफेक्ट कर रहे थे। पहला फैक्टर जो हमने अभी पढ़ा, डैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है कि जैसे ही आप एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बेटे ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो आपका ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से ट्रांसपिरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। टेम्परेचर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी जो है वो कम होगी। इसलिए क्यों ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बेटे वाटर जो है वो क्विकली, तेज़ी से एवोपरेशन उसकी होती है। क्लियर हो गया, समझ आ गई? ये आपका साइंटिफिक रीज़न भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि एवोपरेशन जो है, जो ट्रांसपिरेशन है उसका रेट जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज़्यादा क्यों होता है? तो उसका आंसर आपने क्या लिखना है? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एवोपरेशन जो है उसका रेट ज़्यादा हो जाता है, वाटर जो है वो क्विकली एवोपरेट्स होता है एट हायर टेम्परेचर। नंबर 2 फैक्टर आपके पास आता है विंड। विंड क्या करती है? विंड मीन तेज़ हवा, जो एयर है उस जब वो मूव करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है, मूविंग एयर को विंड कहते हैं ना हम लोग। तो जब विंड स्पीड अप, विंड जो है, जब विंड हो, तेज़ हवा चल रही होती है तो ट्रांसपिरेशन का रेट बेटे क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो जब विंड कम होगी ट्रांसपिरेशन का रेट लो होगा, स्लो होगा। विंड ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो भी स्पीड अप हो जाएगा। आगे आपका थर्ड फैक्टर आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है बेटे? ह्यूमिडिटी आपको पता है कि वाटर की जो पूरी उसकी एक परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा हो जाती है। नमी जो इसको हम कहते हैं वो ज़्यादा जब हो जाती है, या नमी की जो समझो, आपको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जो पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है ना, इसमें किसी टाइम पे वाटर के मॉइस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि आपकी जो इन्वायरमेंट है वो मॉइस्ट होती है बाज़-औक़ात। तो ये जो इन्वायरमेंट में एक मॉइस्चर का इफेक्ट होता है ना बेटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? ह्यूमिडिटी जो है, जब आपकी इन्वायरमेंट में, आपके इकोसिस्टम में बेटे जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, तो आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होगी। जब ह्यूमिडिटी जो है वो कम होगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली खुद ब खुद ही ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया? फिर आता है सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। दो चीज़ें हैं, एक है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि उसका कितना एरिया, एक लीफ है मेरे पास, सपोज 2 लीफ हैं, एक छोटा सा लीफ है और एक बहुत ब्रॉड बड़ा सा लीफ है। जो छोटा सा लीफ होता है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, जिसका सरफेस एरिया जो है वो थोड़ा होता है, उसमें ट्रांसपिरेशन कम होती है। ठीक है, जिसका एरिया, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जितना बड़ा लीफ होता है ना, उतनी ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। समझ आ गई मैंने क्या बताया? जितना लीफ छोटा होता है, यानी कि लीफ का सरफेस एरिया अगर छोटा होगा
तो ट्रांसपरेशन का रेट जो है वो भी कम होगा। अगर लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा यानी कि लीफ ब्रॉड होगा, बड़ा होगा, तो उसका जो है ट्रांसपरेशन रेट भी जो है वो ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बेटे, एक लीफ अगर आप लेते हो तो लीफ का एक पॉइंट वो होता है जहाँ पे लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच होता है, और एक उसका एरियल पार्ट होता है जहाँ से वो कहीं अटैच नहीं होता। तो जो लीफ जहाँ से अटैच होता है ना, वहाँ पे स्टोमेटा जो है वो नंबर उनका जो है वो कम होता है अपर सरफेस पे, लेकिन जो है लोअर सरफेस पे स्टोमेटा जो है ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा होंगे ना, वहाँ पे ट्रांसपरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो ट्रांसपरेशन भी ज़्यादा होगी, स्टोमेटा कम होंगे तो ट्रांसपरेशन भी कम हो जाएगी। और स्टोमेटा का नंबर मैंने आपको पहले बता दिया कि लोअर सरफेस जो है उस पर ज़्यादा होता है, और जो अपर सरफेस होती है लीफ की उस पर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैंने अभी आपको अपर और लोअर का ही बता दिया कि वो एरिया, जैसे कोई भी सपोज मैं आपको यहाँ पे ऐसे जैसे लीफ बनाती है, लीफ है, ठीक है, तो लीफ का वो एरिया जिसके साथ वो अटैच है स्टेम के साथ, उसको अपर एरिया कहते हैं, और ये लीफ का लोअर एरिया है। क्लियर हो गया। ये थे हमारे फैक्टर, यानी कि टोटल 4 फैक्टर्स थे, बल्कि 5 हो गए, जिन पे जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट हम आएंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होती है, क्या उसके अंदर मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। Roots cannot push the absorbed water to leaf of the plant. Instead, the leaf apply a pulling force on water present in the root. The pulling force in leaves is created by the transpiration of water from their surfaces. Therefore, it is called transpirational pull. इसको underline करें आप लोग। When mesophyll cell of leaf lose water, more water enter in them from xylem vessels. Inside xylem vessel, there is continuous water column. This water column extends from leaf to stem and to the root. The continuous water column is created due to 3 reasons: the force of attraction among water molecules, the narrow diameter of xylem vessel, the force by which water molecules are adhered to the wall of xylem vessels. When one water molecule moves up by the xylem of the leaf, it produces a tension on the entire water column in the xylem of leaf, root and stem. As a result, the entire water column is put upward. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है, इसलिए इसे गौर से सुने ताकि आपको समझ आए मैंने क्या टॉपिक पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया बेटे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स, के पौधों के अंदर वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे होती है। तो रूट्स जो हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं कि रूट जो है वो सॉइल से साल्ट और वाटर जो है सक करती हैं, ठीक है, ये तो उनका काम था। लेकिन रूट जो है उस एब्जॉर्ब वाटर को पुश करके लीफ तक नहीं लेके जाती, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उनका काम सिर्फ एब्जॉर्ब करना है, ऊपर सक करके लेके जाना उनका काम नहीं है, ठीक है। इंस्टेड बल्कि ये काम कौन करते हैं, ये काम लीफ करते हैं। कौन करते हैं, लीफ, यानी कि ज़्यादा होंगे तो लीव्स, एक होगा तो लीफ कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल है बेटे, ये लीफ करते हैं। लीफ क्या करते हैं बेटे, ये एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो पुल होता है, यानी कि वाटर खींच लिया जाता है टूवर्ड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो वाटर रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो पुलिंग फोर्स, जो पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स क्या है, जिससे वाटर पुल हो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो पुलिंग फोर्स जो कि लीव्स की वजह से क्रिएट होती है और जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसपरेशन होती है, यानी कि वाटर का मूव फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट्स हो रहा है। इस ट्रांसपरेशन पुल, इस पुलिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपरेशन पुल। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि एक पुलिंग फोर्स है जो कि वाटर को कहाँ रूट से ट्रांसपायर करवा के कहाँ लेके जा रही है, एरियल पार्ट्स में लेके जा रही है। उस पुलिंग फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, उस पुलिंग फोर्स को हम लोग ट्रांसपरेशनल पुल कहते हैं। क्लियर, आगे चलें। अच्छा, जब मीजोफिल सेल, हमने मीजोफिल सेल का पूरा स्ट्रक्चर मैंने कल आपको बताया था, हमने मीजोफिल सेल की डायग्राम भी ड्रॉ की थी बेटे। दिस इज़ मीजोफिल सेल, ये मीजोफिल सेल्स हैं, ये जो ये सेंटर में जो बने हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, ये वाले, ये वाले, ये तमाम के तमाम मीजोफिल सेल्स हैं, मैंने आपको कल बताए थे। जब मीजोफिल सेल वाटर को लॉस करते हैं, वाटर को निकालते हैं, तो वहाँ पे एक कंटिन्यूस वाटर का कॉलम बन जाता है, यानी कि वाटर की एक
ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाती है, वाटर की एक मूवमेंट शुरू हो जाती है। जो वाटर जो है जो लीव से स्टेम्प में, रूट में, ये सारी मूवमेंट है ना उसकी, रूट से लीव में जा रहा है, लीव से स्टेम्प में जा रहा है और हर जगह पूरे प्लांट में वाटर जाता है। ये जो वाटर की कंटिन्यूस मूवमेंट है बेटे, ये किस वजह से क्रिएट होती है? इसके 3 रीज़न है। क्या है? 3 रीज़न है। ये तीनों रीज़न आपने याद करने हैं। आपके पेपर में सिर्फ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द 3 रीजन्स, ठीक है? वो कौन से 3 रीज़न हैं जिनकी वजह से कंटिन्यूस वाटर कॉलम जो है वो क्रिएट होता है? तो बेटे वो 3 रीज़न कौन से हैं आपने याद रखना है। पहला क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है, यानी कि वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली अटैच होते हैं, इसलिए आपको पूरा वाटर जो है वो कॉलम में मूव करता हुआ नजर आता है। नंबर 1 क्या हो गया? नंबर 1 रीजन क्या हुआ बेटे? मैंने क्या बताया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है? द नैरो डायामीटर ऑफ जाइलम वेजल्स। कल मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाई थी और उसमें मैंने आपको जाइलम वेजल्स भी बेटे शो किए थे, आपको अगर याद हो, हमने ड्रॉ भी की थी और मैंने आपको शो भी किए थे। ये वाली, दीज आर जाइलम वेजल्स, ये जाइलम वेजल्स हैं। इनका डायमीटर जो है वो बहुत नैरो होता है। क्या होता है? नैरो होता है। तो दूसरा रीजन जो वाटर की मूवमेंट क्या वो क्या है? वो है द नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेजल्स। नंबर 3 क्या चीज़ है? वो फोर्स, द फोर्स। कौन सी फोर्स? वो फोर्स जिससे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जाइलम वेजल्स की वॉल की तरफ जो है एडहेयर करता है, उसकी तरफ मूव करता है। ये 3 रीज़न है किसके लिए? कंटिन्यूस वाटर के कॉलम के लिए, जो वाटर की मूवमेंट है उसके लिए 3 रीज़न है। 3 रीजन होने चाहिए। एक को फोर्स हमने पढ़ ली, कौन सी फोर्स? जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा? नैरो स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम वेजल्स। नंबर 3 हमने क्या पढ़ा? द फोर्स। कौन सी फोर्स? वो फोर्स जिससे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो जाइलम वेजल्स की तरफ एडहेयर होते हैं। ये 3 मेन पॉइंट्स थे। फिर हमने पढ़ा कि ये आगे हमने क्या बताया कि जब वाटर का मॉलिक्यूल बेटे जो है वो कहाँ, जाइलम ने तो क्या काम किया? जाइलम जो रूट्स की थी, रूट हेयर्स थे, उन्होंने क्या किया था? वाटर एक्सट्रैक्ट किया था। कहाँ से? सॉइल से। उसके बाद जाइलम वेजल्स के थ्रू वाटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन उसकी हुई थी, ट्रांसपोर्ट हुआ था एरियल पार्ट की तरफ, ठीक है? तो जब वाटर मॉलिक्यूल जाइलम की तरफ चलते हैं, जाइलम जो है, जाइलम वेजल्स बेटे स्टेप में भी प्रेजेंट है, जाइलम वेजल्स जो हैं वो लीफ में भी प्रेजेंट है और रूट्स में भी प्रेजेंट है। ये बात आपने याद रखनी है, हर एक में प्रेजेंट है, हर जगह पे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल जो है लीफ के जाइलम की तरफ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एक टेंशन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? एक टेंशन क्रिएट करते हैं, जिस टेंशन की वजह से एक वाटर कॉलम बन जाता है और वाटर जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है रूट से स्टेम में, और स्टेम से कहाँ जाएगा? लीव में, ठीक है? और ये टेंशन, यानी कि टेंशन का मतलब क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसको हमने पहले बताया था ट्रांसपिरेशन पुल। उस टेंशन की वजह से सारा वाटर जो है वो एक कॉलम में मूव करता कर रहा पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बेटे अगर आप अगले पेज पे और पेज नंबर 145 के बिल्कुल स्टार्ट पे यहाँ पे एक डायग्राम आपको दी हुई है। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखो, दिस इज प्लांट, ठीक है? यहाँ पे क्या रूट है? रूट ने क्या किया? सॉइल से वाटर विद साल्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ पे क्या था? रूट हेयर्स थी, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करती थी ना वाटर, ये तो मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पे रूट्स के सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है? जाइलम। किसके जाइलम प्रेजेंट है? रूट्स के। मैंने बताया ना जाइलम आरी के अंदर प्रेजेंट है, रूट के अंदर भी, शूट के अंदर भी और लीफ के अंदर भी। तो जो जाइलम ऑफ रूट है उसने क्या किया? एक कॉलम क्रिएट किया और यहाँ से वाटर होता होता कहाँ गया? स्टेम में गया। स्टेम भी आती है ना रूट के बाद। अब स्टेम के अंदर फिर छोटी छोटी वेजल्स प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है। जाइलम से फिर एक वाटर जो है कॉलम बनता है और वाटर इन कॉलम में होता हुआ कहाँ जाता है? लीव में जाता है। और लीव में हमने क्या पढ़ी थी? फिर हमने इसके स्ट्रक्चर में जाइलम वेजल्स पढ़ी थी। इन वेजल से पूरे के पूरे प्लांट में हर लीव में जो वाटर है वो क्या हो जाता है? वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वाटर के प्रेशर की वजह से बेटे एक ट्रांसपरेशनल पुल बन जाता है। उस पुल की वजह से वो जो एक पुलिंग फोर्स है वो फोर्स वाटर को ऊपर की तरफ खींचती है, ठीक है? और वाटर जो है वो रूट से जो है प्लांट के एरियल पार्ट की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है? ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट। इसको आपने अच्छी तरह से बेटे करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आपने मेरे से ज़रूर पूछनी है। बहुत इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल लग रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम फील हो रहा है तो फील फ्री, आपने मेरे से लाजमी पूछना है। हमने इसमें कोई मेन चीज़ नहीं थी, 2-3 चीज़ें आपने बेसिक याद रखनी है। एक है पुलिंग फोर्स,
एक है ट्रांसपरेशनल पिल, और दूसरी मेन चीज़ क्या थी, मैंने आपको 3 फैक्टर पढ़ाए थे कि जो कंटिन्यूस वाटर की जो मूवमेंट हो रही है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। वो फैक्टर कौन कौन से थे वो हमने अच्छी तरह डिटेल से पढ़ लिए। फिर मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वाटर किस तरह जो है वो रूट से एरियल पार्ट की तरफ मूव करता है। बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसलोकेशन जो है वो फूड की पढ़ेंगे। अभी हमने किसकी पढ़ ली थी, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन पढ़ी है ना। अब हमने किसकी पढ़नी है, अब हमने फूड की ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं यहीं पे अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।